Hello, this is another question, an important question, good question. You can read it carefully, and then after I'm going to explain this question as well as its solution. What it says, you got a uniform rope which is suspended between these two nails A and B. When it is free, it takes this shape ACB, and then after you pick this C point, pull it down to D so that it makes a V shape. So string will become this. We will have assumption like this string will not change its length, so the length of the string in this shape and in this V shape will be same. And then what you do, you again release it and let it come to at the C location or C shape or this shape. Then after you again pick the C point, take it to this E so that it has an inverted V. So this is the explanation of the question itself. In these two processes combined together, the work done is by the external pulling agency W. And it is asking what if we take this C up to this F only, and how much the work it will be doing or done by the external agency. तो अपने को external agency का work done पता करना है. Now यहाँ पर जो रोल प्ले करने वाले फोर्सेस हैं, in case you think about them, you'll find there's one external agency that is doing this work, and there's going to be gravitation because this is a massful rope. That's all, nothing else. And we can have a work energy theorem everywhere, and we will assume that this is being moved very slowly so that there's no kinetic energy appearing. Now let's try to identify center of mass locations, because we know कि gravitation का जो work done होता है वो center of mass कितना shift होता है उससे पता किया जा सकता है. So let's say C जो ACB shape में था उस समय उसका center of mass let's say कि यहाँ पर था, तो ये center of mass को मैं denote कर रहा हूँ, उस C का मतलब उसके situation के according उसका नाम दे दे रहा हूँ. तो ये center of mass की location rope की थी. जब आप इसको डाउन साइड ले जाओगे C से D की तरफ, तो सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, ADB शेप में, तो आप पाओगे सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा अप साइड चला जाएगा. अब आपके पास पहला तो ये पॉइंट आएगा कि सेंटर ऑफ मास अप साइड कैसे जाएगा, थिंक अबाउट इट. इसके बाद आप रिलीज करोगे तो सेंटर ऑफ मास बैक टू सी लोकेशन पर आ जाएगा. फिर आप दूसरा प्रोसेस कर रहे हो. इन सेकेंड प्रोसेस अब उसका जो सेंटर ऑफ मास इस लेवल पर था सी पर, उसको आप ई तक लेके जा रहे हो. सो लेट्स से कि हम ई तक लेके जाते हैं. ई यहाँ कहीं है. ई का मतलब हुआ ई के करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, अगर इसी रोप को आप वर्टिकली करो, फ्री करो, या फिर ऐसा बोलो ग्रेविटी हमने रिवर्स कर दिया होता, तो इसका क्या ओरिएंटेशन आ रहा होता, तो आप पाओगे इसका जो ओरिएंटेशन आता है एग्जैक्टली सिमिलर आता, सम सॉर्ट ऑफ दिस. ठीक है. सो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जिसको हम नोट कर सकते हैं, जैसे दैट इज़ जी लोकेशन, जी पॉइंट. लेट से ये हमने अपनी तरफ से बनाया है. हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ए सी बी का शेप है एग्जैक्टली वही ए जी बी का शेप है. द ओनली डिफरेंस इज ए सी बी विल अपीयर व्हेन इट इज़ डाउन साइड और ए जी बी विल अपीयर व्हेन इट अप साइड. स्ट्रिंग उसी शेप पे रहेगा, सेम शेप पे रहेगा. ठीक है. अच्छा, जी और ई के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन की बात करेंगे, तो इन केस आपने ई का सेंटर ऑफ मास ये है और करस्पॉन्डिंग लोकेशन ये है, तो जी शेप पर किधर रहा होगा. तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि डी पर ये अप साइड चला गया था सी से, तो सी अगर का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, नीचे लाने पर सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया, तो इसको अब ऊपर ले जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाएगा. इसका तो ई का नीचे होगा, जी का ऊपर होगा. तो जी का जो लोकेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का वो यहाँ पर कहीं आएगा, जी शेप का. अभी आपको ये जस्टिफाई करना ज़रूरी है कि ये सेंटर ऑफ मास इस तरह से क्यों जा रहा है, और वो आप थिंक कीजिए. अभी आप इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं. दो प्रोसेसेस इसने परफॉर्म किए हैं, उसके वर्क डन के बारे में बात करता है. एक प्रोसेस है जिसमें वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, सी से डी, सेंटर ऑफ मास ऊपर हुआ, ग्रेविटेशन ने जो वर्क किया होगा वो नेगेटिव किया होगा, या फिर ऐसा बोल लेते हैं कि जो एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया होगा वो पॉजिटिव किया होगा. फिर सेकेंड टाइम ये इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, isn't it?
सी से ई स्टेप पे ले जा रहा है। अच्छा, एक बात तो गारंटीड हो जाएगी कि जिस तरह से डाउन साइड सी और डी का अरेंजमेंट है, सिमिलरली अपसाइड ई और जी का अरेंजमेंट है। तो ये जो जी ई का गैप होगा और ये जो सी डी का गैप होगा वो बराबर रहा होगा, दैट वुड हैव बीन इक्वल। सो अगर हम इनको कुछ नाम से भी बुलाएंगे तब भी चलेगा, या फिर इसी के टर्म में हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। एक बात गारंटी से कहा जा सकता है, डीसी की जो डिफरेंट डिस्टेंसेज आएगी वो जीई के बराबर आएगी। डीसी लेंथ इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीई। तो इन दोनों में वर्क डन जो होगा वो बराबर रहा होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी है टोटल, that is coming work done in the process DC, gravity का work done in the DC process plus gravity का work done in CE process। DC GE बराबर होने की वजह से आप इसको ऐसा लिख सकते हो, this is going to be work done in CE plus work done in EG, which basically says कि work done against gravity in the CG process। अच्छा, यहाँ से C के सेंटर से G के सेंटर पे जाना सिमेट्रिकल है, कैन यू थिंक ऑफ। सो ये सी और जी के बीच का जो गैप रहा होगा, इस गैप के बराबर काम वर्क डन करेगा, इस गैप के बराबर। लेट्स से इसका नाम हम एच दे देते हैं, हाइट का। सो वी कैन से दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू जी। एम इज द मास ऑफ द रॉक, जी इज द ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी, एंड हाउ मच हाइट इफेक्टिवली इट गोज इज एच। ये अपने को समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब अपने को ये बताना है कि कितना ये वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंसी जब हम इस सी पॉइंट को एफ पॉइंट तक ले जाएं। आप देखोगे ना कि जो सी और जी और एफ है, अगर इनकी केवल लोकेशन की बात करें तो एफ एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है लोकेशन वाइज। बट हमको सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करनी है। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में भी ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जी का यहाँ पर है, जी शेप के अकॉर्डिंग, सी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर है, दोनों के बीच का गैप एच चल रहा है। अब अपने को ये पता करना है कि एफ पर अगर हम सी को ले जाते हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे जाएगा। ये रोप है, जब आप इसको एफ पे ले जाओगे तो इसका शेप कुछ ऐसा आएगा, सम सॉर्ट ऑफ, कैन यू थिंक ऑफ। आप सी पॉइंट को वहाँ पे ले जा रहे हो एफ लोकेशन पे, तो शेप कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, ये जो फर्स्ट हाफ वाला शेप होगा या फिर सेकेंड हाफ वाला शेप होगा, अब एग्जैक्टली बोल सकते हो कि ये वही है जो ए सी बी वाला शेप था, लेकिन एक फ़र्क पड़ा हुआ है। इसकी जो लेंथ हो गई है ना, पहले डबल थी अब हाफ हो गई है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पहले इसका जो सेंटर ऑफ मास का डेप्थ था और अब जो सेंटर ऑफ मास का डेप्थ बनेगा किसी एक पार्ट का, वो हाफ हो जाएगा। कैन वी थिंक ऑफ। अच्छा, पहले एफ की लोकेशन से यहाँ पर एक एफ चल रहा था रेफरेंस लाइन, उसकी लोकेशन से सी यहाँ तक था, जी ऊपर था, ये दोनों हाफ हाफ लोकेशन पे थे। इसका मतलब है पहले जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन थी वो h/2 पर थी नीचे, और h/2 अप साइड थी। यहाँ पर सी सेंटर ऑफ मास बता रहा है, माइंडेड। इसका मतलब है अब जो नया सेंटर ऑफ मास बनेगा इस वाले पोर्शन का हाफ की वजह से, वो एफ की रेफरेंस लाइन से h/4 पे बनेगा। कैन वी से सो, क्योंकि पहले h/2 था, अब उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो रोप आ रही है वो हाफ इन्वॉल्व हो रही है और उसकी लेंथ हाफ हो जा रही है। सिमिलरली ये भी h/4 पे बनेगा। अगर दोनों h/4 पर बन रहे हैं फ्रॉम f, इसका मतलब है कंबाइंड सेंटर ऑफ मास भी उसी लेवल पे रहेगा। इसका मतलब जो फाइनल कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आने वाला है वो यहाँ पर आने वाला है, ये फाइनल कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आने वाला है। और इसकी यहाँ से जो डेप्थ रहेगी वो h/2 का आधा, दैट मीन्स h/4 हो जाएगी। अब अपने को जो पता करना है कि कितना वर्क डन आएगा सी से इस फाइनल सेंटर ऑफ मास तक जाने के लिए, ये वर्क डन पता करना है। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत सिंपल है, h/2 माइनस h/4, दैट इज बेसिकली h/4 हो जाएगी। सो कैन वी से कि जो वर्क डन होगा इन दैट प्रोसेस विच विल टेक दिस सी फ्रॉम दिस शेप ऑफ द रोप फ्रॉम सी टू एफ is going to be corresponding to h/4. So we can say work done that has been asked, उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, is going to be equal to, let's say, w dash, this is going to be m into g into the height that you are taking, h/4, and mgh is w, so that will become w/4, and that will become our answer. अब आप चार ऑप्शन में देखोगे कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा होगा।
फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, इसको मार्क कर दोगे, दैट विल बिकम द करेक्ट आंसर. ओके, थैंक यू.